नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। साथियों, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए पायलट बैच में आपकी केमिस्ट्री की क्लास लेकर मैं प्रस्तुत होता हूं, है ना। सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। ब्रजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, रामेश्वर पांडे, पवन सैनी, राजवीर, संदीप, नंदू, जय भीम सर, धर्मेंद्र, कुलदीप राठौर, गुड मॉर्निंग, राम निवास बघेल, है ना। काफ़ी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रचित तिवारी, ऋषि तिवारी, जिनका मैं नाम ले सका उन सभी का ले लिया मैंने, और जिनका नहीं ले सका उनके लिए माफ़ी चाहता हूं मैं, है ना। सभी को बहुत सारा बेहतरीन गुड मॉर्निंग सभी को। मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम थोड़ा सा जो पार्ट बचा था मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का उसको कवर करेंगे, और उसके बाद आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थों का वर्गीकरण। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ के आए होंगे और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। कल आप लोगों ने बढ़िया, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी, और जिन साथियों को अच्छी नहीं लगी है, 2 4 5 10 लोगों को, उनसे मैं बस यही कहना चाहूँगा, मेरे भाई इस चीज़ को समझो आप, क्योंकि आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप एक चीज़ को ध्यान में रखो कि आपके लिए सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय किसी अध्यापक के, है ना। और आप मेहनत करिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है ना भाई। बस यही कहना चाहूँगा। अभी आप बिल्कुल नाराज़ होंगे, मैं समझता हूँ आपकी बात को, लेकिन नाराज़ होने से कोई काम नहीं चलेगा। इस चीज़ को समझिए, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और कोई विकल्प है नहीं आपके पास। तो मेहनत करिए, सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। मैं आपको एकदम आसानी से स्टार्ट करते हुए एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट को ले जाता हूँ। मेहनत कीजिए, आप थोड़ा सा अपनी आँखों के ऊपर जो लगा हुआ चश्मा है ना, उसको हटाइए। ये केवल 2 4 10 5 लोग हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि जो आपने एक चश्मा पहन रखा है, नहीं हमें यही टीचर चाहिए या हमें यही टीचर चाहिए, इससे थोड़ा सा बाहर निकलिए, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और आप कंपटीशन के युग में जी रहे हैं। बाकी आशा करता हूँ आप लोग समझदार हैं और समझेंगे, है ना। आपके भले के लिए है, क्योंकि आप ही एकमात्र सहारा हो अपने माता पिता का, जो आप उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हो। ठीक है भैया। तो आज हमारा टॉपिक भी स्टार्ट होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और थोड़ा सा हमारा जो पेंडिंग कल का बचा हुआ था उसको भी हम कवर करेंगे। टेलीग्राम पर मैंने लगभग सभी साथियों के क्वेश्चंस का रिप्लाई किया था, जिन भी बच्चों ने मैसेज किया था, चाहे वो पर्सनल किया हो मेरे को या टेलीग्राम ग्रुप में किया हो। तो आज मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं क्लास में ज़्यादा आपके कमेंट नहीं ले पाऊँगा। ठीक है भैया, मैं आज आपके क्लास में ज़्यादा कमेंट नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि टाइम फिर कम बचता है हमारे पास। आपको जो भी डाउट है, जो भी आपका प्रश्न है, आप टेलीग्राम पे अपना मैसेज डाल दीजिए। मैं निश्चित हर बच्चे का रिप्लाई देता हूं, चाहे मेरे पास 400 मैसेज पड़े हों, चाहे 500 मैसेज पड़े हों, लेकिन मैं रिप्लाई सभी का देता हूं। आप परेशान मत होइए, थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है, आपके पास ज़रूर आपका उत्तर आएगा, है ना। बिल्कुल चिंता मत करिए। हाँ ठीक, अवस्थाओं में परिवर्तन हो गया। वॉइस थोड़ा कम है क्या, देख लो। ठीक, अच्छा, एक सूचना आप लोगों को देनी थी मेरे भाई। हमारे परिवार रोजगार विद अंकित में 12 मिलियन सदस्य पूरे होने वाले हैं, और इसी 12 मिलियन सदस्य के पूरा होने की खुशी आप लोगों के साथ मिलकर मनाई जाएगी। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में। और ये एड्रेस आपका रहेगा गोपालपुरा बाईपास, रिद्धि सिद्धि सर्किल के पास, मन्नत मैरिज गार्डन में। मन्नत मैरिज गार्डन, गोपालपुरा, रिद्धि सिद्धि सर्किल के पास। पूरी RWA की टीम, रोजगार विद अंकित की टीम आपसे मिलने आ रही है, आपके शहर रोजगार जयपुर में। तो 11 बजे का समय रहेगा, 7 अप्रैल तारीख रहेगी, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। मुलाकात करते हैं, जो भी साथी मिलना चाहें बिल्कुल आपका स्वागत है। मुलाकात होगी और आपसे कुछ बातें होंगी, कुछ आपके कैरियर पर चर्चा होगी, और कुछ आपके सवाल हम सुनेंगे, कुछ आप हमारी सुनेंगे। बस कारवां यूं ही चलता रहेगा, है ना दोस्त।
सर मैसेज का अलाउ टेलीग्राम में देख रहा हूँ, ठीक है ना भाई। टेलीग्राम में मैंने सबका मैसेज पढ़ा है, ठीक है मेरे दोस्त, सबका मैसेज पढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबका रिप्लाई भी होता है, आप निश्चिंत रहिए, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। मेरे भाई कल की क्लास में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर्स को कंप्लीट कर लिया था और आज हमें पढ़ना है अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा। हाँ अच्छा, मैं कल की क्लास के कुछ क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। कुछ बच्चों के डाउट थे, गुरुजी फ्यूज़न और डिफ्यूज़न में क्या अंतर है, कुछ बच्चों का ये प्रश्न था, तो ज़रा समझ लेते हैं, थोड़ा सा समय देते हुए इसको भी समझ लेते हैं। देखो भाई, अगर हम फ्यूज़न के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं दोस्त, फ्यूज़न के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे, फ्यूज़न के बारे में बात करेंगे। या सबसे पहले मैं डिफ्यूज़न के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर मैं डिफ्यूज़न के बारे में बात करता हूँ तो डिफ्यूज़न को प्रसार कहा जाता है मेरे दोस्त। और डिफ्यूज़न क्या होता है कि जब दो द्रव एक दूसरे से आपस में मिल जाते हैं, जब दो द्रव एक दूसरे से पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, एक दूसरे से पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, तो उसे प्रसार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं, ठीक है भैया, प्रसार कहते हैं। जैसे आप मान सकते हो दूध और पानी का मिलना, दूध प्लस पानी का मिलना, या आप कह सकते हो स्याही और पानी का मिलना, खून और पानी का मिलना। ये सारी चीजें, है ना भैया, हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ। ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें प्रसार के अंतर्गत आती हैं। पानी देना, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, प्रसार के अंतर्गत आती हैं, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अगर हम फ्यूजन के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है फ्यूजन समझ लो। फ्यूजन बेटा वो स्टेट है जहां पर ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित होने लगता है। ठोस किस में परिवर्तित होने लगता है, द्रव में, उसी को हम फ्यूजन कहते हैं। और इसको हिंदी में विलय भी कहा जाता है, विलय भी कहा जाता है। क्लियर है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आज फ्यूजन आपको मैंने बता दिया था। देखिए स्टेट्स ऑफ कन्वर्जन में थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। अब गुरुजी ये मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, इसको क्या कहेंगे हम, मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में कहा जाता है गलनांक। अच्छा, गलनांक कहते हैं। चलिए गलनांक कहते हैं। और गलनांक क्या है, गलनांक मेरे भाई वो तापमान है जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलने लगता है, या हम ये कहें द्रव में बदलने लगता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ठोस पिघलने लगता है। ठोस पिघलने लगता है, क्या करता है बाबू, पिघलने लगता है। उदाहरण के लिए हम अगर बात करें तो जैसा कि आपको मालूम है बर्फ 0 डिग्री पर पानी में पिघलने लगती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जो है पानी की अवस्था में आने लगती है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ ठोस अवस्था में भी रहती है। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर जब बर्फ पानी के रूप में परिवर्तित होने लगती है तो 0 डिग्री सेल्सियस को गलनांक बिंदु बर्फ का कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, गलनांक बिंदु कहा जा सकता है। बताओ भैया, यहाँ तक किसी को कोई समस्या गलनांक बिंदु में, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, एक बच्चे का प्रश्न है प्लाज्मा को गैस में क्यों नहीं रखा गया है। मेरे भाई अतुल कुमार पटवा, एक चीज समझ लीजिए कि प्लाज्मा एक प्रकार की गैस ही है।
जब मैंने आपको प्लाज्मा पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी, प्लाज्मा एक प्रकार की आयोनाइज्ड गैस है। प्लाज्मा के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मा एक प्रकार की आयोनाइज्ड गैस है। आयोनाइज्ड गैस का मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है प्लस माइनस, ये जो लेकर चलती हैं ये गैसें आयोनाइज्ड गैसें कहलाती हैं। या अक्रिय गैसों को भी आयोनाइज्ड गैसें बनाया जा सकता है। अच्छा, अगर हम देखें तो प्लाज्मा को गैस की श्रेणी से अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि प्लाज्मा में केवल वही गैसें होती हैं जिनके ऊपर आवेश उत्पन्न होता है, जबकि हमारी आवर्त सारिणी में या हमारे तत्वों में कई ऐसी गैसें भी मौजूद हैं जो न्यूट्रल हैं। ठीक है भैया, इसलिए प्लाज्मा को थोड़ा सा गैस की श्रेणी से हटाया गया है, लेकिन अगर हम वास्तविक रूप में देखें तो प्लाज्मा एक प्रकार की गैस ही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब ये बात हो गई आपकी मेल्टिंग पॉइंट की। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर हम बात करें, अब बात करेंगे हम सब्लिमेशन के बारे में। सब्लिमेशन गुरुजी क्या है? सब्लिमेशन यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापतन कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना, ऊर्ध्वापतन क्या होता है बाबूजी? ऊर्ध्वापतन क्या कहलाता है? देखो, जब कोई ठोस सीधा किस में परिवर्तित हो जाता है? सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। गैस में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है, तो उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठीक है बाबू, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। जैसे कपूर का जलना, उदाहरण हम क्या ले सकते हैं? कपूर का जलना। अभी नवरात्रि आ रही है, आप लोग कपूर जरूर जलाएंगे। अगर हम बात करें तो जैसे ही हम कपूर को जलाते हैं तो कपूर सीधा ठोस से किस में परिवर्तित होता है? गैस में परिवर्तित होता है। कपूर का जलना। अंग्रेजी वाले बच्चे थोड़ा सा समझ लेंगे। चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस। और एग्जाम्पल में इसके ले लेंगे बर्निंग ऑफ कैम्फर, बर्निंग ऑफ कैम्फर। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। जब कोई ठोस सीधा सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे ऊर्ध्वापातन कहेंगे। और उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कपूर का जलना। बोलो, समझ में आ गई बात? सर उत्तर प्रदेश का कार्तिक नमस्ते, मैंने एसएमएस का जवाब। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना भाई? चलिए अब हम बात करते हैं बॉइलिंग। देखिए यहाँ तक ये सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं शुरू करता हूँ बॉइलिंग पॉइंट। क्या है बॉइलिंग पॉइंट? अच्छा, इसको हिंदी में बाबूजी क्या कहते हैं? इसको हिंदी में क्वथनांक कहते हैं। ध्यान से समझना, हिंदी में क्या कहते हैं? क्वथनांक, क्वथनांक कहते हैं। ठीक, चलिए क्या होता है क्वथनांक? देखो मेरे भाई, क्वथनांक को अगर हम देखें तो ये वो ताप है, ये वो ताप है या तापमान है जिसमें कोई द्रव उबलने लगता है। क्या होता है? कोई द्रव उबलने लगता है, उबलने लगता है। ठीक है बाबूजी, उबलने लगता है। ठीक, अंग्रेजी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है, लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। ठीक है भैया, देखो ये वो तापमान है बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम क्वथनांक के बारे में बात करें तो मेरे भाई बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक जो है
ये वो टाइप है, ये वो तापमान है जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगता है, लिक्विड जो होता है ना उबलने लगता है। जैसे अगर हम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दें, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, पानी का तापमान कितना कर दें हम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, किसका, पानी का तापमान, तो पानी क्या होगा, उबलने लगेगा, उबलने लगेगा। तो पानी क्या होगा, उबलने लगेगा। तो 100 डिग्री तापमान को ही हम क्या कहेंगे, उबलने लगेगा। तो 100 डिग्री तापमान को ही हम क्या कहेंगे, पानी का क्वथनांक कहेंगे। पानी का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है उबलने लगता है। समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई तो बताओ, लिख लो जल्दी से, है ना। आप कह रहे थे 2 मिनट का समय नहीं देते हो, बिल्कुल लिख लो जल्दी से। ठीक है मेरे भाई, लिख लिया आपने, हो गया, समझ में आ गया? ठीक, चलिए अब मैं अगली बात करता हूं वेपोराइजेशन के बारे में। वेपोराइजेशन के बारे में जल्दी से समझ लीजिए। वेपोराइजेशन, अच्छा गुरुजी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन को हिंदी में वाष्पीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। अच्छा, ये वाष्पीकरण क्या है? जब ये वो तापमान है जब कोई जो द्रव है, लिक्विड है, वो गैस में परिवर्तित होने लगे। यानी कि जब कोई द्रव गैस में परिवर्तित होने लगता है, गैस में परिवर्तित होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है, होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। और इसी को इवापोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम इवापोरेशन के बारे में कहें तो इवापोरेशन भी क्या है? इवापोरेशन भी वाष्पीकरण ही है, वेपोराइजेशन है। उदाहरण के तौर पर समझ लो कि जब समुद्र की गर्मी बढ़ती है, जब सूर्य की गर्मी बढ़ती है, सूर्य से आ रही रोशनी जब तेज होती है, तो समुद्रों का पानी जो है वो उबलने लगता है। समुद्रों का पानी उबलने लगता है। और जैसे जैसे मान लो ये समुद्र है, ये क्या है? समुद्र है, यहाँ पर सूर्य है, जैसे सूर्य की गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा? यहाँ से पानी उबलने लगेगा, पानी की बूंदें वायुमंडल में जमा होने लगेंगी। इसी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है भैया, लिख लिया? सर आप जैसे गुरु मिल जाएंगे तो केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन कर ले। अरे मेरे भाई धन्यवाद आपका, मेहनत करेंगे तो जरूर सारे क्वेश्चन आपके होंगे, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। ठीक है भाई, चलिए हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं कॉन्डेंसेशन की, संघनन की। कॉन्डेंसेशन यानी कि इसको बच्चा हिंदी में कहा जाता है संघनन। ठीक है भाई, अब देखो संघनन का मतलब क्या है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, तापमान को बढ़ा रहे थे। बच्चन सिंह कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, समझने का प्रयास करो बच्चन सिंह। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, आप लोग नोट्स के लिए कल बहुत परेशान हो रहे थे, टेलीग्राम में आपकी दिक्कत थी, तो नोट्स के लिए आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है, तो पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शर्त ये है कि आप क्लास में जो बैठे ना, तो आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है वो आप लिख लो, है ना। और नोट्स के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी, परेशान होने वाली कोई ज़रूरी बात नहीं है। ठीक, चलिए संघनन के बारे में अगर हम बात करें तो संघनन में क्या किया जाता है? तापमान को घटाया जाता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे ना कि मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बिंदु वह बिंदु था जिसमें हम ताप को इतना बढ़ा देते हैं कि जो ठोस होता है वो द्रव में परिवर्तित होने लगता है। ठीक, या क्वथनांक में हम क्या कह रहे थे? ये वो ताप है कि जो द्रव है वो उबलने लगता है। यानी कि हर जगह कहीं ना कहीं हम तापमान को बढ़ा रहे थे और
अब अगर हम यहाँ पर बात करें संघनन में, तो यहाँ पर हम ताप को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है भैया, क्या करेंगे, घटाएंगे। अच्छा, जब तापमान को हम घटाएंगे तो जो गैस होगी वो परिवर्तित हो जाएगी द्रव में, और जो द्रव होगा वो परिवर्तित हो जाएगा ठोस में। बात समझ में आई? उदाहरण के लिए अगर हम समझें तो उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, अगर हम पानी की जो वाष्प है, पानी की जो भाप है, पानी की वाष्प का अगर हम तापमान घटाते हैं, का ताप घटाने पर क्या होगा, वाष्प जो होगी, वाष्प पानी में बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? बदल जाएगी ना भैया। अगर पानी की भाप का तापमान घटाया जाएगा तो भाप जो है वो पानी में बदल जाएगी। और अब अगर इस पानी का भी तापमान आपने घटा दिया, पानी का भी ताप घटा दिया, तो क्या हो जाएगा, घटा दिया तो ये तो पानी है, तो पानी बर्फ में बदल जाएगा। पानी किस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। समझ में आई बात? बदल जाएगा। ठीक है भैया। तो यानी कि जैसे जैसे आप अवस्था घटाते जाओगे वैसे वैसे चीजें क्या होंगी, परिवर्तित होने लगेंगी, गैस से द्रव में जाएंगी और द्रव से ठोस में चली जाएंगी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जल्दी से नोट करिए आप। लिख लिया होगा आपने, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चलिए, हो गया। चलिए, अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं क्या है। अब देखो, हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है ना, वो है लेटेंट हीट, जिससे पेपर में क्वेश्चन बहुत कम लेवल में पूछा जाता है, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए मैं बता देता हूँ। ठीक, पेपर में आने के इसके चांस 1-2% रहते हैं, और आता भी है तो केवल परिभाषा पूछ लेता है, कोई बहुत ज़्यादा इससे अच्छे क्वेश्चन नहीं बनाता है। ठीक है, क्योंकि ये डीप का कॉन्सेप्ट है। इससे क्वेश्चन जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये सारी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, वहाँ पर जैसे आईआईटी और नीट में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको जानकारी होनी चाहिए लेटेंट हीट है क्या, है ना भैया। ठीक, लेटेंट हीट अगर हम बात करें मेरे भाई, तो लेटेंट हीट को हम हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या है? गुप्त ऊष्मा। ठीक, इसको आप ऐसे समझो, देखो एक चीज समझो, जैसे बर्फ है, बर्फ को हमने फ्रिज से बाहर निकाला तो बर्फ धीरे धीरे पिघलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने फ्रिज से बर्फ निकाली और तुरंत बर्फ पिघल गई, ऐसा नहीं है। बर्फ जैसे आप बाहर निकालोगे तो धीरे धीरे पिघलेगी। तो धीरे धीरे अगर बर्फ पिघल रही है तो ये बात स्वाभाविक है कि बर्फ को पिघलाने के लिए बर्फ को कहीं ना कहीं से ऊष्मा मिल रही है। ठीक है भैया, समझ में आ रही बात? बहुत सीधा सा फंडा है कि अगर आपने बर्फ को फ्रिज से बाहर निकाला तो बर्फ तुरंत नहीं पिघलेगी, बर्फ को धीरे धीरे पिघलना होगा, और बर्फ धीरे धीरे पिघले तो बर्फ को चाहिए ऊष्मा, और वो ऊष्मा कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी। ठीक है मेरे भाई। पंकज गौतम, दोबारा से क्लास देखना यार, क्लास समझ में नहीं आ रहा है, बहुत मैं बेसिक लेवल से बता रहा हूँ है ना, इस चीज़ को समझो। ठीक है मेरे भाई। तो बर्फ जो धीरे धीरे पिघल रही है, उसको जो ऊष्मा मिल रही है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे हम, गुप्त ऊष्मा कहेंगे,
ये वो गुप्त ऊष्मा है, ये वो ऊष्मा है जो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन करती है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करती है, अवस्था में परिवर्तन करती है। ठीक है मेरे भैया, कोई दिक्कत? परिवर्तन करती है ना। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा वो सबसे ज्यादा क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ लेगा इसका फॉर्मूला, इसका सूत्र पूछ लेगा। तो Q बराबर ml, इतना याद रखना, गुप्त ऊष्मा का सूत्र। बस जहां पर Q क्या है, Q को ऊष्मा के द्वारा दर्शाया जाता है, ऊष्मा को हम Q के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, m क्या है, द्रव्यमान आप कह सकते हो, या द्रव्यमान आप कह सकते हो, और L जो है ना लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा है। क्या है? गुप्त ऊष्मा है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? बस ये पूछेगा, इसमें बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। हाँ, गुप्त ऊष्मा अवस्था में परिवर्तन करती है, बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक, ठीक है भैया। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा केल्विन के बारे में। किसके बारे में? केल्विन और सेल्सियस के बारे में, और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। ठीक है भैया? हाँ चलो, केल्विन एंड सेल्सियस, केल्विन एंड सेल्सियस। चलो समझो बाबू क्या होता है। देखो, अगर हम केल्विन और सेल्सियस के बारे में बात करें मेरे भाई, तो केल्विन और सेल्सियस तापमानों को मापने के लिए, यानी कि टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए एक स्केल है, एक ऐसा सारिणी है जिसके द्वारा हम ये पता कर पाते हैं कि तापमान कितना है। या केल्विन और सेल्सियस वो सारिणी है जिसके द्वारा हमें ये पता चल पाता है कि कहाँ पर कितनी ऊष्मा है और कहाँ पर ऊष्मा कम है। क्लियर हो गई बात? मज़ा आ रहा है पढ़ने में, है ना? ठीक है भैया, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर हम बात करें तो पेपर में जो प्रश्न आता है, वो पेपर में प्रश्न क्या पूछा जाता है आपसे कि अगर कितने डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होगा। तो हमेशा याद रखो, जब हम बात करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 डिग्री जो सेल्सियस होगा वो 273.16 केल्विन के बराबर होगा। ये याद रखना, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। कितने डिग्री सेल्सियस पे कितने केल्विन होगा, तो 0, हाँ ये फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा, बिल्कुल। 0 डिग्री सेल्सियस पर 273.16 केल्विन होगा। इस चीज को आपको समझ लेना चाहिए। ठीक, अच्छा, अगर हम बात करें तो केल्विन क्या है? केल्विन तापमान की SI यूनिट, SI इकाई है। केल्विन क्या है? तापमान की SI इकाई है ना? SI यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं इसको। आशा कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। कह रहे हैं गुरुजी केल्विन और सेल्सियस की हिंदी बता दो। तो मेरे भैया केल्विन और सेल्सियस की हिंदी नहीं होती है, इस चीज को समझो यार। केल्विन और सेल्सियस की हिंदी नहीं होती है। सर बाइलैंग्वेज यूज करें, बाइलैंग्वेज है तो यार देखो, अभी क्या है कि जब केल्विन 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने डिग्री केल्विन होते हैं, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 यानी कि 273 केल्विन होते हैं, है ना? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। और केल्विन क्या है? तापमान की SI यूनिट है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर आप देखोगे तो केल्विन का एक फॉर्मूला ये होता है, टेम्परेचर ऑफ केल्विन बराबर टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस प्लस 273 डिग्री। ये भी एक केल्विन का फार्मूला होता है
कि यानी कि अगर हम बात करें तो टी जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेकर अनंत तक, और ये सी जो है ये रिप्रेजेंट करता है सेल्सियस को इसको हटाओ, हर्षित मलिक को हटाओ, हटाई दो इसको, खत्म करो इसको, क्लास बर्बाद कर रहा है यार। ठीक है, प्लस 273 है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो, डन है भाई? चलिए ठीक, अब चलिए हम थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी बात कर लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ लो क्या होता है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ लो क्या होता है। टॉपिक हमारा यहाँ खत्म होता है, ये लास्ट टॉपिक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दबाव जिसको कहते हैं। ठीक है भैया, वायुमंडलीय दाब। देखो एक चीज समझो, अब देखो अगर हम बात करें तो वायुमंडलीय दाब PYQ, अच्छा एक चीज समझ लो, PYQ जो है वो आपको YouTube पर करने को मिलेंगे, यहाँ पर अभी केवल थ्योरी चलेगी। इस चीज को आप थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना। PYQ आपको YouTube पर बहुत करने को मिलेंगे। अगर आपने इस थ्योरी को पूरा अच्छे से पढ़ लिया, जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, आप चाहे कोई सी भी किताब उठा लेना, कहीं से भी क्वेश्चन लगा लेना, केमिस्ट्री में आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, लिख के देता हूँ मैं ये बात। लेकिन शर्त यह है कि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हो। चाहे जैसा क्वेश्चन हो केमिस्ट्री में, रेलवे का, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का, आपका काम रुकेगा नहीं, इस बात की गारंटी। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या है ना? वायुमंडलीय पढ़ा रहने दो। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? वायुमंडलीय दाब क्या होता है? देखो, वह दाब जो वायुमंडल में मौजूद, ध्यान से सुनना, वायुमंडल में मौजूद गैसों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है बच्चा, इसकी इकाई जो होती है वो पास्कल होती है। क्या होती है? पास्कल। और पास्कल को हिंदी में भी पास्कल ही कहते हैं। ठीक है, पास्कल को हिंदी में भी पास्कल ही कहते हैं। ठीक, वह दाब जो वायुमंडल में मौजूद गैसों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे आसपास जो है ना, ये सारी चीज़ें, ये एक वातावरण है, एक वायुमंडल है। यहाँ पर बहुत सारी गैसें मौजूद होंगी और ये गैसें कहीं ना कहीं मेरे ऊपर दाब लगा रही हैं। हमारे ऊपर गैस क्या कर रही हैं? दाब लगा रही है। और ये जो दाब हमारे ऊपर उत्पन्न किया जा रहा है ना, इसी को हम क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। ये जो गैसों के द्वारा हमारे ऊपर दाब लगाया जा रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। तो याद रखिएगा, एक एटीएम यानी कि एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए एकदम। यानी कि एक एटीएम यानी कि एक वायुमंडलीय दाब की इकाई किसके बराबर होती है? 10⁵ पास्कल के बराबर होती है। ठीक है मेरे भाई, 10⁵ पास्कल के बराबर होती है। कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हाँ, यहां तक क्लियर हो गई बात सारी। ठीक,
अच्छा, अंग्रेजी वाले बच्चे भी आप थोड़ा सा समझ लें, ये तो रही हिंदी वाले बच्चों के लिए बात। अंग्रेजी वाले बच्चे क्या जानेंगे कि प्रेशर विच इज created by gases of atmosphere is known as atmospheric pressure। इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ लें, है ना भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। और पास्कल इज द यूनिट, पास्कल इज SI यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है ब्रदर। हाँ, तो 1 ATM इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल। बात समझ में आई। अंग्रेजी वाले बच्चे, प्रेशर विच इज क्रिएटेड बाय गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। और इसकी जो यूनिट होगी वो पास्कल होगी, और 1 ATM में 10 की घात 5 पास्कल होते हैं। पास्कल इकाई होती है जिसके द्वारा हम दाब को मापते हैं। पास्कल क्या है? पास्कल दाब की वो इकाई है, जैसे हमने अपने हाथ पर दाब लगाया तो हमने कहा कि हमने 10 पास्कल का दाब लगाया, तो पास्कल क्या है? वो इकाई है जिससे हमें पता चलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम कितना दाब लगा रहे हैं। क्लियर बात है? हाँ। हिंदी वाले बच्चे समझ लेंगे, वह दाब जो वायुमंडल में मौजूद गैसों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं, और इसकी इकाई 10 की घात 5 पास्कल होती है, ठीक। यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका चैप्टर पदार्थ एवं इसके गुण। यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई? चैप्टर कंप्लीट होता है पदार्थ एवं इसके गुण, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको इसके तीनों भाग देखने हैं, अच्छे से पढ़ना है। अब हम जो शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा, चलिए आप 2 मिनट का रेस्ट ले लीजिए और पानी वगैरह पी लीजिए, फिर हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थों का वर्गीकरण। ये एक चैप्टर था पदार्थ एवं इसके गुण, यहाँ पर समाप्त होता है। और अब हम शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थों का वर्गीकरण। जिसके जो भी प्रश्न हैं टेलीग्राम पे जरूर मैसेज डाल दीजिएगा, हम आराम से उनको विस्तार से सुलझा देंगे, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं नए टॉपिक की। टॉपिक का नाम लिखेंगे आप क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, या आप लिखेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। क्या लिखेंगे? पदार्थों का वर्गीकरण। नया टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, और ये टॉपिक मैं प्रयास करूंगा कि कल समाप्त हो जाए, पदार्थों का वर्गीकरण भी, ठीक। अंग्रेजी वाले बच्चे जो CBSE बोर्ड के हैं वो क्या लिख लेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है दोस्त। ये नया टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ पर। सर जी केमिस्ट्री समझ में आ रहा है, थ्योरी और डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है रवि कुमार। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो पर्याप्त है। अगर और डीपली आप जाना चाहोगे ना तो फिर वो काफ़ी लेवल बढ़ जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाएगा। अब हम यहाँ पे नीट की तैयारी कराने लगे तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। IIT और नीट का हम कंटेंट यहाँ पे नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर लेवल का बच्चा है, और आपका असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन में जो पर्याप्त लेवल होना चाहिए उससे हम आगे ही चढ़ रहे हैं, उससे हम आगे ही चला रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नया टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है भैया। हेडिंग लगा लीजिए,
चलिए अगर हम बात करें तो अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना एक बात को। इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हमने कहा था, आपको याद होगा जिस दिन मेरी पहली क्लास थी, कि हम जो भी नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम उस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक किस चीज़ से संबंधित है। यानी कि टॉपिक का जो परिचय है वो हमें भली भांति मालूम होना चाहिए। देखो, अगर हम बात करें पदार्थों का वर्गीकरण, तो पदार्थों के वर्गीकरण में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं, पहली चीज़ तो हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको टॉपिक का परिचय दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कि आप इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। हम मैटर पढ़ेंगे, मैटर यानी कि पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे, पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है बाबू? अच्छा, जरा समझना, पदार्थ को किन प्रकारों में बांटा गया है? एक तो पदार्थ को शुद्ध तत्व कहा जाता है, शुद्ध तत्व। ठीक है भाई, जिसको आप अंग्रेजी वाले बच्चे प्योर सब्सटेंस के नाम से भी जानते हो, प्योर सब्सटेंस के नाम से भी जानते हो। पदार्थ जो है एक तो हो गया शुद्ध तत्व, एक प्रकार ये हो गया शुद्ध तत्व यानी कि प्योर सब्सटेंस, और दूसरा प्रकार बाबू क्या हो गया? मिक्सचर हो गया, यानी कि जिसको हम मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अच्छा, अब अगर हम शुद्ध तत्वों के बारे में बात करें तो शुद्ध तत्व जो होंगे इनमें 3 प्रकार के, ठीक, शुद्ध तत्व जो होंगे, शुद्ध तत्व को अगर हम देखें तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला, एक तो हो जाएगा एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जिसको, इसको मैं नए पेज पे ही बना देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो फिर से समझ लो इसको, मैटर यानी कि पदार्थ है, और पदार्थ को अगर हम देखें तो ध्यान से देखो 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध तत्व, शुद्ध तत्व। क्लियर हो गई बात? दूसरा भाग क्या है? मिक्सचर। दूसरा भाग क्या है? मिक्सचर यानी कि मिश्रण, है ना? इस टॉपिक में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक, अच्छा, अब आप यहाँ पर समझो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अब जो ये तो पदार्थ के 2 भाग हो गए, पदार्थ के 2 भाग हो गए, एक शुद्ध तत्व और एक मिश्रण। अगर मैं बात करूँ तो शुद्ध तत्व जो होगा, शुद्ध तत्व के भी 2 भाग आते हैं। एक तो आता है एलिमेंट, जिसको हम हिंदी में तत्व कहते हैं। एलिमेंट जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक, शुद्ध तत्व के 2 भाग हैं। ठीक है मेरे भाई। दूसरा भाग आता है कंपाउंड, जिसको हम यौगिक कहते हैं। कंपाउंड अर्थात यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एलिमेंट को भी कितने भागों में बांटा गया है? बनाते हुए चलिएगा। एलिमेंट को भी कितने भागों में बांटा गया है? एलिमेंट को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हो जाते हैं मेटल्स, जिनको हिंदी में हम धातुओं के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हो बाबूजी? धातुओं के नाम से। किसका हिस्सा है धातु? एलिमेंट, तत्व का हिस्सा है। दूसरा, नॉन मेटल्स हो जाते हैं, नॉन मेटल्स हो जाते हैं, जिसको आप अधातुओं के नाम से जानते हो, अधातुओं के नाम से जानते हो। ठीक है भैया, बोलो, समझ में आ रहा है भाई? अच्छा, इसके बाद तीसरा जो भाग है, तीसरा जो भाग है एलिमेंट का तीसरा भाग है मेटेलॉइड्स। क्या है? मेटेलॉइड, जिसको हम क्या कहते हैं?
हिंदी में उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उपधातु कहते हैं। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, डन है, कोई कठिन चीज नहीं है। हम पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं और पदार्थों के वर्गीकरण में हमें क्या पढ़ना है? एक तो शुद्ध तत्व, पदार्थ के दो भाग हो गए, एक शुद्ध तत्व और मिश्रण। शुद्ध तत्व के दो भाग हो गए, एक एलिमेंट अर्थात तत्व, दूसरा यौगिक। अब एलिमेंट के तीन भाग हो गए, यानी कि तत्व के क्या हो गए? तीन भाग हो गए, मेटल्स यानी धातु, नॉन मेटल्स अधातु, और मेटलॉइड को उपधातु कहा जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं यौगिक के बारे में। तो यौगिक के कितने भाग हो जाएंगे मेरे भाई? यौगिक के दो भाग होते हैं। पहला जैविक यौगिक, जैविक यौगिक होता है जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है दोस्त, अंग्रेजी में ऑर्गेनिक कंपाउंड और हिंदी में क्या कहते हैं? जैविक यौगिक। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें कार्बन जो है उसकी सबसे अधिक मात्रा होती है, या जैविक यौगिकों में मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है। ठीक है भैया, जैविक यौगिकों में मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अजैविक यौगिक। अजैविक यौगिक, ठीक, जैसे अजैविक यौगिक में क्या हो गया? अजैविक यौगिक में इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है भाई, यानी कि जिनमें कार्बन मुख्य रूप से नहीं पाया जाता। उदाहरण के तौर पर आप पानी को ले सकते हैं। जैसे पानी के बारे में अगर हम बात करें तो पानी में H2O मिलाया जाता है, यानी कि पानी किससे मिलकर बना है? H2O से मिलकर बना है। तो यहाँ पर कार्बन मुख्य रूप से पाया नहीं जाएगा, तो ये कैसा हो गया? ये अजैविक यौगिक हो गया। अगर हम यहीं पर ईथेन की बात कर लें या मीथेन की बात कर लें, जहाँ पर CH3 CH4 होता है, तो वहाँ पर कार्बन जो होगा वो मुख्य रूप से पाया जाएगा, इसलिए क्या कहलाएगा? वो जैविक यौगिक कहलाएगा। ठीक है भैया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बोनिक कंपाउंड भी कहा जाता है और नॉन कार्बोनिक अजैविक को भी कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? अब हम आते हैं मिक्सचर पर, यानी कि मिश्रण पर। तो गुरुजी मिश्रण क्या होंगे? मिश्रण को समझो। मिश्रण भी दो प्रकार के होंगे, एक तो सजातीय मिश्रण होगा, सजातीय मिश्रण होगा, जिनको सजातीय मिश्रण होगा जिसको हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। ठीक है बाबू? अच्छा, और एक क्या होगा? एक होगा विजातीय मिक्सचर। क्या होगा? एक क्या होगा? विजातीय मिश्रण, विजातीय मिश्रण, जिसको हम क्या कहेंगे? हेटेरोजीनियस मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। कुल मिला के आपको इतना पढ़ना है, बेसिक से चलना है, बिल्कुल बेसिक से चलेगा, है ना? बिल्कुल आप विपिन कुमार जी, आप हेडक मत लो, बहुत आसानी से कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाँ, सामांगी और विमांगी मिश्रण भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में अगर हम बात करें तो सजातीय और विजातीय मिश्रण भी लिखा हुआ है, सामांगी मिश्रण भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप समझ लीजिए क्या है पदार्थों के वर्गीकरण में जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं वो क्या है?
पदार्थों के वर्गीकरण में आपको पढ़ना है पदार्थों के प्रकार के बारे में। 2 प्रकार होते हैं, शुद्ध तत्व और मिश्रण। शुद्ध तत्व को अगर हम देखेंगे तो शुद्ध तत्व को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया हमारा एलिमेंट यानी कि तत्व, और दूसरा हो गया मेरे भाई कंपाउंड यानी कि यौगिक। अब तत्व के भी 3 प्रकार हो गए, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है भैया, धातु, अधातु और उपधातु। इधर अगर हम बात करेंगे तो यौगिक के भी 2 कंपाउंड होंगे, एक जैविक यौगिक और दूसरा अजैविक यौगिक। ठीक, और अगर हम बात करें तो मिक्सचर, अगर मिश्रण के बारे में बात करें तो मिश्रण के 2 प्रकार हो गए, एक सजातीय मिश्रण हो गया और एक विजातीय मिश्रण हो गया, जिनके बारे में हमको पढ़ना है। संभवतः ये चैप्टर कल लगभग खत्म हो जाएगा, और अगर कल थोड़ा बहुत बचता है तो हम इसको परसों टेक ओवर करेंगे, परसों समाप्त कर देंगे। लेकिन 90% चांस ये है कि ये कल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है भैया, है ना। इनके बारे में हमको विस्तार से थोड़ा सा पढ़ना है, तो हम इसको बहुत ध्यान से कल पढ़ेंगे। आज का समय मेरे भाई मेरे पास हो रहा है समाप्त। आशा करता हूं कि आपको बेहतरीन लगी होगी ये क्लास, है ना। तो आप मेहनत करते रहिए लगातार शानदार तरीके से। और कल आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप उस चीज़ को मानेंगे ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। ठीक है मेरे भाई, कल आपको करना क्या है, यही जो टॉपिक है ना, पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण जो टॉपिक है, वर्गीकरण जो टॉपिक है, अगर आपके पास कोई बुक हो, कोई भी विज्ञान की बुक हो, तो उससे इस टॉपिक को पढ़कर आना, थोड़ा सा पढ़ के आना। आप एकदम समझ के मत आना, केवल ऊपर ऊपर पढ़ के आना। समझा मैं दूंगा एक एक चीज़ क्लास में, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। और दूसरी चीज़, अगर किसी को कोई भी डाउट है, किसी का कोई प्रश्न लग रहा है कि रह गया है, जिसको क्लास में नहीं लिया गया है, क्योंकि इतने सारे बच्चे थे, क्या हो गया, है ना, इतने बच्चे थे कि कमेंट पढ़ने में सबके कमेंट नहीं लिए जा सकते, तो वो टेलीग्राम पे क्या करेंगे, अपने किसी भी प्रश्न को पूछ सकते हैं। आप क्या करना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा जैसे ही मुझे समय लगेगा। आपको उत्तर जरूर मिलेगा, आपके पास रिप्लाई अवश्य आएगा, इस बात का वादा मेरा रहा। ठीक है दोस्त। हाँ सुनो, और रही बात आपकी PYQ की, तो PYQ बेटा YouTube पर चलेंगे। पहले हम यहाँ पर पूरा सिलेबस कवर करेंगे, फिर आपको केवल जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद। शानदार तैयारी करते रहिए, ईमानदारी से पढ़िए। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप समय को बर्बाद कर सकें, है ना, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए सभी को धन्यवाद, राम राम, जय हिंद। मेहनत करते रहिए, कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे मैसेज डालिए, बिल्कुल रिप्लाई आएगा, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा आपको। ठीक है, बस शर्त ये है कि आप मेहनत करिए। ठीक, और थोड़ा सा पदार्थों के वर्गीकरण को कल पढ़कर आइएगा, तो इससे क्लास में बहुत शानदार मजा आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। केमिस्ट्री चाहे जितनी भी कठिन हो, आपको एकदम आसान तरीके से प्रस्तुत होगी। धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।